All the amazing learners, welcome to the online classes of Shriram Public School. So, dear learners, as you all know, we were on the first chapter of history, that is the rise of nationalism in Europe, from our book of India and the Contemporary World, second. And you know, these classes of history are being taken by your one and only Soumya ma'am, a teacher at SRPL. So, our today's topic of lecture is the making of Germany. Let's have a look at how in Germany the army can be the architect of a nation. Dear listeners, in Germany there was a new nationalism concept was being taken up by its supreme power. They began on a spree to unite the nearby state and making the Germany bigger than ever. For this, they fought many wars continuously for a period of 7 years with the countries of Austria, Denmark, and France. This finally resulted in Prussian victory, and in this, the major role was played by Otto von Bismarck, the chief minister of the King of Prussia. So let's see in detail how it was all done. After the year 1848, the nationalism in Europe was moved away from its association with democracy and revolution. मतलब कि ईयर 1848 के बाद जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ फ्रांस में नहीं रह गया बल्कि पूरी यूरोप में वो फैल गया. और उसने क्या क्या चीज़ों को मेनली मोटिवेट किया, दैट वाज अबाउट डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन. इतना ही नहीं, नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स जो है वो कंजर्वेटिव्स लोग जिसके अगेंस्ट पहले ये नेशनलिज्म का सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर आता था, कंट्री के मैन में आता था, वो खुद अब इस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को मोबिलाइज करने लगे. उन्होंने सोचा कि यही एक तरीका है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और यूरोप पे काफ़ी ज़्यादा जो है पॉलिटिकल डोमिनेशन अपना बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे कब्जा कर सकते हैं. सो इस प्रोसेस में सबसे पहले जो कंट्रीज़ निकल के आई वो कंट्री थी जर्मनी और इटली की, जहाँ के जो मोनार्कियल पावर थे, जहाँ के जो सुप्रीम पावर थे, उन्होंने खुद जो है नेशनलिज्म एंकरेज करने का बीड़ा उठा रखा था. सबसे पहले हमें पता है कि जो मिडिल क्लास जर्मन थे वो जो है ईयर 1848 में क्या ट्राई किए थे जो कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स थे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि नेपोलियन के अंडर 39 कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स थे जहाँ पे पहले अलग अलग करेंसीज होती थी. तो सबसे पहले जो है ये हमें इंस्टेंट निकल के आता है कि नेशनलिज्म सेंटिमेंट कैसे जो है वो जर्मन के लोगों में निकल के आया. तो जो 39 कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स थे वहाँ पे रहने वाले कौन लोग थे, वो जर्मन पीपल ही थे. तो उन्होंने सबसे पहले ये 39 स्टेट को एक साथ जोड़ने का काम किया था, पर वो लोग जो है इसको मोनार्कियल रूल से अलग रखना चाहते थे, मतलब कि किंग और जो नोबल वगैरह होते थे उन सब से अलग रखना चाहते थे. बट ये जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया क्योंकि उनके इस आइडिया को किसने क्रश कर दिया था, किसने दबा दिया था. उनके इस आइडिया को जो कंबाइंड फोर्सेस थी मोनार्की की, जो राजा हुआ करते थे पर्शिया के, मिलिट्री होती थी और जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, ज़मींदार होते थे पर्शिया में, जिनका नाम था जंकर्स, वो ये इलेक्टेड पार्लियामेंट का सिस्टम कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में नहीं बनने दिए, क्योंकि वो सोचते थे अगर ये छोटा सा टुकड़ा जो है वो लोगों के पास खुद का चला जाएगा तो इससे जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने पावर को इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करके अपने अंडर लाना है, वो उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. फाइनली जो है पर्शिया ने चाहते हुए भी उसने नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया और बहुत सारे एरियाज़ को एक कंट्री के अंदर लाके खड़ा कर दिया, दैट वाज जर्मनी. इसमें कौन कौन मेजर रोल प्ले करता था. सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर जो थे पर्शिया का, जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क, को ही आर्किटेक्ट कहा जाता है नेशनलिज्म के प्रोसेस का. कहाँ पे? जर्मनी में. ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ही पर्शियन आर्मी को ट्रेन किया, ब्यूरोक्रेसी को एक साथ लाए, जितने भी ऑफिशियल सिस्टम था, आर्मी थी, सबको एक साथ लाए और 7 ईयर्स तक 3 वॉर किए. किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ. फाइनली जो है इनका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा वॉर सिस्टम इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने इस वॉर को जीत लिया और पूरा
इन एरिया को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को भी एक रूफ के अंदर ले आए, दैट वाज द जर्मनी. So as we can see, the Germany, when it was in starting, it was very small area. Now it also compromises of Austria, Denmark as well as France. Finally, in January 1871, the Persian king William I was proclaimed as German emperor. Finally, year 1871 में जो पर्शियन किंग था केसर विलियम फर्स्ट, उसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर किया, महाराज डिक्लेयर किया पूरे जर्मनी का. और उसने ओथ कहाँ पे लिया? एट द पैलेस ऑफ वर्सलीज, वही पैलेस जो लुइस 16 का पहला हुआ करता था, क्योंकि उसने जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस सबको कैप्चर कर लिया था, इसलिए उसने अपने आप को डिक्लेयर किया एज द महाराज ऑफ जर्मनी इन अ सेरेमनी हेल्ड एट पैलेस ऑफ वर्सलीज. So, on a bitterly cold morning of 18 January 1871, the king Caesar William I took oath in the presence of the various princes of the German state, representative of the army, important minister, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles. These all people gathered in the hall of mirrors, in एक हॉल था पैलेस ऑफ वर्सलीज में, वहाँ पे सब गैदर हुए. और फाइनली जो है केसर विलियम फर्स्ट ने अपना ओथ लिया एज अ हेड ऑफ जर्मन एम्पायर. और एक्चुअली केसर विलियम कहाँ का था? वो पर्शिया का था. सो एज वी कैन सी, जो पर्शिया किंगडम था जो जर्मनी के बहुत ही क्लोज था, उसने ही पूरे जर्मनी पे पहले कब्जा किया और उसके बाद जर्मनी को एक बड़े एरिया में कंप्रोमाइज़ किया बाय कैप्चरिंग ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. और फाइनली दिस पर्शिया बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम इन यूरोप. So this national building process was thus started by the autocratic power, by the nationalist people, not by the liberals people, but by the conservatives people. This Persia has implemented all its modernizations method in whole over the conquered part of Germany. It modernized the currency of the Germany along with banking, legal and judicial system. And this Persian measures, this way जो पर्शिया के measures थे, जो पर्शिया की practices थी, जो rules regulations होते थे, वो एक मॉडल बन गए पूरी जर्मनी के लिए. पर्शिया के जो मेथड्स थे रूल करने के, जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम थे, वो पूरे कैप्चर्ड जर्मनी में इम्प्लीमेंट हो गया. सो हियर यू कैन सी द रीजन्स ऑफ द Germany, of the new Germany, unification of Germany, as in the title it is given. For a period of 7 years it was done from year 1866 to years 1871. Through this picture you can see that the oath taking ceremony was held at the palace of Versailles. So this was all about for our today's lecture, dear learners. We will again meet up soon in our next lecture with the new topic, that is the Italy unification. Till then, dear learners, stay home, stay safe. Have a good day. Thank you. Bye-bye.